हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जनगणना के बारे में पढ़ने का और जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये एक वीडियो में आपको जनगणना का इतिहास, 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य, राज्यवार जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या और आंकड़ों का पूरा विश्लेषण बताया जाएगा। इस वीडियो दोस्तों, ये एक वीडियो आपको अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी होगा। ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो जब जब आपको रिवाइज़ करना हो एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा। कम समय का वीडियो है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत प्राचीन काल कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मानी जाती है, लेकिन आधुनिक स्वरूप देखिए इस प्रकार है। पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में, उस समय वाइसरॉय लॉर्ड मेयो थे, इसके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना हुआ था, लेकिन नियमित और दशकीय आधार पर, जिसे वैज्ञानिक आधार भी कहा जाता है, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्ष 1881 में हुआ था। इसी समय यह निर्धारित हुआ कि हर 10 साल में जनगणना होगा। और देखा जाए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना तो वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब से जनगणना हो रहा है भारत में, तो एक वर्ष ऐसा भी आया 1911 से 1921 के मध्य, जब 1911 में जब रिज़ल्ट आया था और जब 1921 में रिज़ल्ट आया तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखा गया। -0.31% का गिरावट रहा। हर बार देखा जा रहा था कि आबादी बढ़ रहा है, लेकिन इस वर्ष आबादी बढ़ने की जगह घट गया, -0.31%। इसीलिए वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अब देखेंगे 2011 की जनगणना। दोस्तों, क्रम जान लीजिए। 2011 की जनगणना का क्रम 15वीं है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये 15वीं है, और अगर स्वतंत्र भारत का देखा जाए तो ये 7वां है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनगणना 2011 में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले है इसका नारा। 2011 की जनसंख्या का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसे थीम भी कह सकते हैं, विषय भी कह सकते हैं, आदर्श वाक्य भी कह सकते हैं। वो यही था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली जी थे, और उस समय जब जनगणना हुआ था तो उस समय भारत का 121.08 करोड़ आबादी था, जो कि विश्व का 17.5% था। अब राज्यवार जनसंख्या देख लेते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी थी, उसके बाद महाराष्ट्र में, यानी कि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में राज्य उत्तर प्रदेश था, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था, तीसरे पर बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल, और सबसे कम सिक्किम था, सबसे कम सिक्किम। और अगर यूटी का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में था और सबसे कम लक्षद्वीप में रहा। साक्षरता दर। दोस्तों, उस समय भारत की साक्षरता दर 74.04% था, जिसमें मेल 82.14% रहा और फीमेल 65.46% रहा। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल रहा, जहां लगभग 94% आबादी साक्षर थी, और सबसे कम बिहार रहा, जहां 61.8% आबादी शिक्षित ही था। लिंगानुपात। दोस्तों, उस समय भारत के लिंगानुपात 943 था। लिंगानुपात ये होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो भारत देश में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल रहा, जहाँ 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ महिलाएं की संख्या 1000 से ज़्यादा है वह केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा रहा, जहाँ की 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिलाएं थी। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी हरियाणा के पानीपत से ही शुरू किया गया था। दोस्तों, चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में भारत का सेक्स रेशियो 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थी। SC ST। उस समय दोस्तों SC ST के बारे में बार बार सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने SC ST को भी रखा है। तो उस समय भारत में SC की जनसंख्या 16.6% थी और ST की जनसंख्या 8.6% थी। SC सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में था नंबर के हिसाब से, और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में था, और ST सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में था, और नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में था।
चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है तो लिंगानुपात साक्षरता दर टॉप 3 राज्यों के बारे में पूछा जाता है, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो जान ही गए हमारी जनगणना नारा ये था, और सेंसस कमिश्नर उस समय जेके सिंह जी थे, और मतलब जनसंख्या आयुक्त सी चंद्रमौली जी थे। आबादी 121.08 था। उस समय जनसंख्या घनत्व, दोस्तों भारत में उस समय जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, मतलब कि 1 किलोमीटर में लगभग 382 व्यक्ति रहते थे। और सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो दिल्ली में था, और सबसे ज़्यादा राज्य के हिसाब से बिहार में था। दोस्तों अगर कभी भी सवाल पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो आपको हमेशा दिल्ली ही देना है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था, तब आपको बिहार देना होगा। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में रहा। 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 लोग रहते थे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 46 लोग रहते थे, और शहरी जनसंख्या 31.14% था। सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में और असम में हुआ, और न्यूनतम वृद्धि केरल और गोवा में हुआ। दोस्तों धर्म के हिसाब से देखिए तो उस समय भारत में हिंदू की आबादी 79.80% था, मुस्लिम की आबादी 14.23%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70% और जैन 0.37% था। अब देखिए SC ST जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक ST मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा। सर्वाधिक ST परसेंटेज वाला राज्य मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय। और SC सर्वाधिक परसेंटेज वाला राज्य पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2% और पश्चिम बंगाल 23%। सबसे अधिक SC वाला राज्य सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक आर्थिक साक्षरता 66.1% SC का, ST का 58.96%, यानी कि टोटल 73% था। और लिंगानुपात SC का 945, ST का 990 और अन्य का मतलब कुल 943। धार्मिक दृष्टि से देखिए उस समय जनगणना किस हिसाब से रहा जनसंख्या। हिंदू 79.80%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70% और जैन 0.37%। सबसे अधिक जनसंख्या, हिंदू की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में थी, मुस्लिम की सबसे ज़्यादा जनसंख्या लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में थी, ईसाई की सबसे ज़्यादा जनसंख्या नागालैंड में थी और सिख की पंजाब में थी। ये था परसेंटेज के हिसाब से। और संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम भी उत्तर प्रदेश में, ईसाई केरल में, सिख पंजाब में, बौद्ध महाराष्ट्र में, जैन भी महाराष्ट्र में। बौद्ध और जैन विशेष महाराष्ट्र सबसे अधिक रहे। और देखिए हिंदू सर्वाधिक यूपी में, परसेंटेज हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और मुस्लिम सर्वाधिक लक्षद्वीप में प्रतिशत के मामले में, और संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में। ईसाई केरल में, और परसेंटेज के मामले में नागालैंड में, और सिख पंजाब में। दोस्तों और कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देख लीजिए। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, 1 किलोमीटर एरिया में 1106 लोग रहते हैं। और न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 ही व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ रहा, तो मेघालय में, और सबसे कम कहाँ रहा, नागालैंड में, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ आबादी बढ़ने की जगह घट गया था, यानी कि माइनस में चला गया था। इसीलिए ये कई बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि वो राज्य बताइए जहाँ की आबादी घट गई थी, तो ये नागालैंड है, और बढ़ी थी तो वो मेघालय है। लिंगानुपात और साक्षरता टॉप 3 राज्य, केरल 1084 लिंगानुपात, 1000 पुरुष पर 1084 महिला। तमिलनाडु में 996 महिला 1000 पुरुष पर, आंध्र प्रदेश में 993 महिला 1000 पुरुष पर, और न्यूनतम हरियाणा 879 महिला मात्र 1000 पुरुष पर। जम्मू कश्मीर यूटी है 889 महिला
1000 पुरुष पर, और दादर नगर हवेली में 774 महिला 1000 पुरुष पर। अब साक्षरता दर सर्वाधिक केरल में 94%, दूसरे नंबर पे मिज़ोरम 91.3% और तीसरे नंबर पे गोवा 88.7%, और सबसे कम था बिहार में। दोस्तों ये था जनगणना से रिलेटेड कुछ रोचक बात और जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देते हैं। पहला सवाल है, पहली दशकीय जनगणना किसके काल में शुरू हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मेयो। कमेंट में जवाब दीजिएगा। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? 1 दिल्ली, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट में जवाब दीजिएगा। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहां आबादी बढ़ने की जगह घटा था। तो ये सवाल है जो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। ये था भारत की जनगणना से रिलेटेड, 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ अनुमानित बातें। और अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, 2027 का जनगणना अभी चल रहा है, तो इससे सवाल तो आना संभव है नहीं, और इसी से आएगा। उससे भी कुछ सवाल बन सकता है जो कि आप आगे देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।